हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 41 और ये आपका लास्ट लेक्चर है इस विषय का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का भी यूपीएच कंप्लीट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी लिंक मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण एवं दोषों का वर्णन करना है। ये आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, ये वैसे तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के विषय में, लेकिन एक बार फिर से, चूंकि यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज सब कुछ देखने को मिलेगा, तो एक तरह से ये पॉइंट आपको अगर याद हो जाएंगे तो आप इनके अंदर डिटेल आसानी से भर सकेंगे जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विभिन्न अंकन करने वाले स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करके एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं या किसी कार्य के लिए एक ही अंक प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अंक निर्धारित होते हैं। अगर वो उत्तर सही है तो बिल्कुल अंक मिलेंगे, अगर वो उत्तर गलत है तो बिल्कुल भी अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें निबंधात्मक या लघुत्तरी प्रश्नों की, तो लघुत्तरी प्रश्नों में अगर आपके कुछ लाइन सही है तो उसमें आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एकदम एक्यूरेट आंसर होते हैं। अगर आपके उत्तर सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर गलत है तो कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखें सीवी गुड के अनुसार इनका आप स्टेटमेंट लर्न कर लीजिएगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रायः एकांतर प्रत्युत्तर बहु निर्वाचन तुल्य या रिक्त स्थान पूर्ति रूप के प्रश्नों पर आधारित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें, जब इसके पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार देखे थे तो उसमें ये सारी चीज़ें आप आई थी। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्कशन में समझ में आई होंगी। और सही उत्तर की कुंजी के द्वारा जांची जाती है। तो जो यदि कोई उत्तर कुंजी के विपरीत है तो उसे अशुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उत्तर कुंजी बना ली जाती है पहले से ही और उसी उत्तर कुंजी के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर की जांच की जाती है। दोस्तों, हम देखिए इन परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। यह प्रश्न छोटे छोटे एकांशों के रूप में होते हैं। हर एकांश का निश्चित उत्तर होता है। इन परीक्षणों में कम समय में अधिक प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यह प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की तो इनके प्रकार भी अलग हैं और एक तरह से यहाँ पर उत्तर निश्चित होता है और इन्हें कम समय में अधिक प्रश्नों को करना होता है छात्रों को। तो यहाँ पर प्रश्न अनेक प्रकार के भी होते हैं। तो अलग अलग तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छात्रों को देखना समझना होता है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें उत्तर देना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण। इसके पहले हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार देखे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो यहाँ पर हम सीधे देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, इसमें समय की मितव्ययिता। इनके प्रयोग में कम समय व्यय होता है। इस कारण परीक्षण काल में व्यक्ति किसी प्रकार की थकान या उदासीनता महसूस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, समय की मितव्ययिता की अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ पर जो भी समय होता है वो बहुत अधिक समय खर्च नहीं होता, चूंकि यहाँ पे वन लाइनर आंसर होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे समय की बचत होती है और इसीलिए जो भी परीक्षण काल होता है उसमें छात्र थकान भी महसूस नहीं करते हैं और उनमें उदासीनता भी महसूस नहीं करते हैं। तो एक तरह से वहाँ पर वो एक्टिव होते हैं, फटाफट वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखते जाते हैं। और यहाँ पर ये इसकी गुण है कि समय इसमें बचत होती है। नंबर 2 हम देखें फलांकन की सुगमता। इसमें फलांकन प्रदान करना अत्यधिक सुलभ तथा यांत्रिक कार्य है। इसके करने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उत्तर पंजिका की सहायता से कोई भी अंक प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो भी छात्रों के उत्तर होते हैं उसको जांच करने में आसानी होती है। उत्तर कुंजी के माध्यम से यहाँ पर छात्रों के आंसर आराम से चेक हो जाते हैं, जिसमें किसी भी विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है, बल्कि कोई भी उत्तर पंजिका की सहायता से अंक प्रदान कर सकता है छात्रों को। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। अब हम 3 पर देखें पाठ्य वस्तु की व्यापकता।
तो जो भी पाठ्य वस्तु यहाँ पर हम देखें, इन परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न लेना आसानी से संभव हो जाता है, जिससे परीक्षार्थी के पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान का उचित रूप से मापन हो जाता है। तो दोस्तों अगर यहीं हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात ना करके अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्न की, तो निबंधात्मक जो भी प्रश्न होते हैं तो उसमें जो परीक्षण होते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रत्येक पाठ से या फिर हम कहें पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग से प्रश्नों को लेना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहीं अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो इसमें से यहाँ पर पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग से प्रश्नों को लेना संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर होते हैं वो 1 लाइन के होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें वस्तुनिष्ठता नंबर 4 पॉइंट, यह परीक्षण अत्यधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसकी फलांकन विधि में भी वस्तुनिष्ठता होती है, जिससे आत्मगत तत्वों को कोई स्थान नहीं मिलता है। विद्यार्थी जितने प्रश्न सही करता है उसे उतने उत्तर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वस्तुनिष्ठता होती है कि जो भी आंसर छात्र का सही है उसमें उन्हें आंसर मिलेंगे, जो गलत है उसमें उनको आंसर नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर जो भी उनको फल मिल रहे हैं, एक तरह से उनको जो भी परिणाम मिल रहे हैं वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ विधि पर ही आधारित होते हैं। अब यहाँ पे आपका 4 पॉइंट हो गया। नंबर 5 पर हम देखें वैध और विश्वसनीय। तो दोस्तों इन परीक्षणों का निर्माण एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है, इसलिए अधिक वैध होते हैं। परीक्षण के पदों से यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सा प्रश्न किस उद्देश्य का या योग्यता का मापन कर रहा है। इन परीक्षणों की वैधता के साथ विश्वसनीयता भी होती है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी प्रश्न होते हैं वो वैध और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर होते हैं बिल्कुल सटीक होते हैं और उनके मार्क्स भी बिल्कुल निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर वैधता और विश्वसनीयता बनी रहती है कि जो भी होगा वो सही ढंग से होगा। अब यहाँ पर हम देखें 6 लिखने का कोई प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षण में लिखने की कोई अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाइनर आंसर है, जो सटीक आंसर होगा उसी पे छात्रों को नंबर मिलेंगे, लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखें यहाँ पर नंबर 7 पर प्रेरणा स्रोत। इस प्रकार के परीक्षण विभिन्न प्रकार की नवीन पदों को सम्मिलित करने के कारण परीक्षार्थी को प्रेरणा मिलती है। विषय वस्तु की नवीनता थकान के प्रभाव को दूर करती है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर हम देखें तो छात्रों को एक्चुअल फैक्ट जो होते हैं किसी भी पाठ से संबंधित उसके विषय में उन्हें ज्ञान भी मिलता है, और साथ ही जो भी विषय वस्तु की नवीनता होती है उससे थकान के प्रभाव को वो दूर करती है। तो दोस्तों ये आपका प्रेरणा स्रोत एक तरह से छात्रों के लिए होता है। अब हम देखें यहाँ पर नंबर 8, निरर्थक सामग्री का कोई महत्व नहीं। इस परीक्षण में परीक्षार्थी को प्रत्युत्तर नियंत्रित होते हैं, इसलिए वह निरर्थक सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकता है, जिसकी संभावना निबंधात्मक परीक्षण में रहती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, तो यहाँ पर छात्रों को जो भी आंसर देने रहते हैं वो निश्चित होते हैं, उन्हें 1 ही लाइन में आंसर देना होता है। जबकि अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्नों की, तो इसमें निरर्थक शब्दों की अधिकता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को 1 लाइनर में आंसर नहीं देने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें 9 पर मानकीकरण संभावना। इस प्रकार के परीक्षण में मानकीकरण की काफ़ी संभावना रहती है। इस एक लंबे समूह पर उन्हें प्रशासित कर मानकों को ज्ञात कर मानकीकरण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मानकीकरण की काफ़ी संभावना रहती है, चूँकि यहाँ पर छात्रों के उत्तरों की जांच बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से होती है, और जो भी वो अधिगम करते हैं, जो भी उसके आधार पर ही वो अपने उत्तर को लिखते हैं और 1 लाइनर में लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने जो भी सटीक उत्तर है उसकी जानकारी होती है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 10, रटने को महत्व नहीं। इस परीक्षण में समस्त विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता होती है, तभी उसे सफलता मिल सकती है। रटने को महत्व नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1 लाइनर आंसर होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी विषय वस्तु है उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो एक तरह से यहाँ पर समझने की आवश्यकता अधिक होती है। यह रटने के महत्व को प्रदान नहीं करती है।
ये आपका 10 पॉइंट तक हो गया। अब हम देखें वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष से नेक्स्ट पेज पे। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निम्नलिखित दोष हैं यहाँ पे। पहला, निर्माण में कठिनाई। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण की रचना अत्यंत कठिन होती है। इनकी रचना में अत्यधिक परिश्रम, समय एवं धन की आवश्यकता होती है। इसकी निर्माण हेतु विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। विषय वस्तु के संपूर्ण भागों से पदों को चयन करना कठिन हो जाता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर हम देखें इसके निर्माण में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक पद से प्रश्नों का चयन करना और निर्माण करना काफ़ी कठिन कार्य होता है। यहाँ पर दो पर देखें अनुमान को प्रोत्साहन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका दोष क्या हो जाता है, इसमें अनुमान को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि बहुधा व्यक्ति अनुमान से ही प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो दोस्तों इसके पहले जब हम लोग देख रहे थे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार, तो जिसमें ऑप्शनल होते हैं, तो वहाँ पर छात्र अनुमान लगाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयत्न करते हैं, जहाँ पर वो कभी सफल तो कभी असफल भी होते हैं। तो एक तरह से ये अनुमान को प्रोत्साहन देता है, जहाँ पे छात्र अपने अनुमान के आधार पर प्रश्नों को सही करते हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर तीसरा, विचारों में अभिव्यक्ति की नगण्यता। इस प्रकार के परीक्षण में व्यक्ति को अपने विचार को प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता और न ही वह अन्य लोगों के विचारों को मूल्यांकन कर पाता है। इसमें व्यक्ति को प्रत्युत्तर नियंत्रित रहते हैं। तो दोस्तों विचार यहाँ पर छात्र अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें केवल एक लाइन में आंसर रखने, केवल एक वर्ड में आंसर रखने हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो छात्रों के अपने विचार होते हैं विषय वस्तु के प्रति, वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं और एक तरह से उनका जो उत्तर होता है वो नियंत्रित होता है। अब हम यहाँ पर देखें नंबर 4 पर, व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं। इस परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें उनके विचार प्रस्तुत करने, भाषा का प्रयोग एवं साहित्यिक शैली का झलक का कोई अवसर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्नों में, तो चूंकि छात्र अपनी भाषा शैली का प्रयोग लिखने में, हस्तकला का प्रयोग और साथ ही अपने विचारों को प्रकट करता है, लेकिन अगर वहीं हम देखें वस्तुनिष्ठ परीक्षण में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर छात्र 1 लाइन के आंसर ही लिखते हैं और साथ ही 1 वर्ड के भी आंसर लिखते हैं, जैसा कि उसमें पूछा गया हो। तो एक तरह से यहाँ पर व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं हो पाता है छात्र के। यहाँ पर हम देखें नंबर 5, कमजोरियों को जानना कठिन। तो दोस्तों नंबर 5 है, इस परीक्षण में बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों को जानना कठिन है, क्योंकि उससे मौलिकता व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों की जो भी कमजोरियाँ होती हैं उसे जानना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर छात्र अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर उन्हें 1 लाइन का आंसर करना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आसानी से कर ले रहे हैं। उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना, किसी भी अधिगम में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर कमजोरियों को जानना कठिन हो जाता है। नंबर 6 पर हम देखें अध्यापक पर अधिक कार्य का होना। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, चूँकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इन परीक्षण होते हैं, इनको बनाने में, इनकी तैयारी करने में काफ़ी समय लगता है। तो एक तरह से इसमें शिक्षक को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस परीक्षण का निर्माण उस अध्यापक को द्वारा होता है जो बेचारे स्वयं ही अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अतएव अध्यापक के पास अत्यधिक कार्य होने के कारण वह उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, चूँकि शिक्षक के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, तो यहाँ पर शिक्षक को वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर नंबर 7 पर हम देखें नकल की अधिक संभावना। देखें इस प्रकार के परीक्षण में नकल की अत्यधिक संभावना रहती है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर छोटे होते हैं, इसलिए शीघ्रता से उनकी नकल की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर नकल की संभावना सबसे अधिक, इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि कहीं ना कहीं छात्र नकल करके उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं, अपने सहपाठियों से पूछ करके प्रयास करते हैं लिखने का। तो एक तरह से ये निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में यही कमियां पाई जाती है कि यहाँ पर छात्र अपने विचारों का प्रयोग नहीं करते, अपने विचारों को प्रकट कर नहीं पाते स्वतंत्र रूप से, और ना ही उनके अंदर विचार की अभिव्यक्ति हो पाती है, और ना ही उनका व्यक्तित्व विकास हो पाता है, ना ही उनका तर्क शक्ति का विकास, ना ही यहाँ पर बौद्धिक शक्ति का विकास हो पाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको
कैसा लगता है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो ये हमारी मेहनत और ही ज़्यादा सार्थक होगी, क्योंकि ये सारी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपके लिए ये जितना भी हमने आपको यहाँ पर डिस्कशन कराया, जितने भी लेक्चर आपके भूगोल शिक्षण के, वो सारे समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर कोई भी परेशानी व दिक्कत होगी तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब मेरी आज ये आपका समाप्त होता है। मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपके सारे प्रश्न पत्र बहुत अच्छे हों, आपका भूगोल शिक्षण का प्रश्न बहुत अच्छे से हो, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आए और उसको आप सही ढंग से कर पाएँ। तो दोस्तों मेरी ईश्वर से यही कामना है, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।